नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10वीं की क्षितिज, जो कि हिंदी अनिवार्य की पुस्तिका है, उसके गद्य खंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध जो है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसका हम अध्ययन करते हैं। पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो इनका जन्म जो है 1864 में और इनका निधन 1938 में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 1864 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पंडित राम साहे दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 20 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर यानी बहुत ही ज़्यादा कुशल व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभरकर सामने आए। आपने 1903 से 20 तक सरस्वती पत्रिका जो है उसके संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार भी किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। हम देखते भी हैं मैथिली शरण गुप्त, उनका मार्गदर्शन इन्होंने ही किया था। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान अर्थात आधुनिक काल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसके दूसरे जो युग है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया। सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, क्योंकि इससे पहले पद्य जो भी लिखा जाता था वो था ब्रज भाषा में और गद्य खड़ी बोली में, लेकिन इनके प्रयासों से गद्य हो चाहे पद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया और प्रासंगिक एवं विवेक संबद्ध परंपराओं का समर्थन एवं रूढ़ियों का विरोध किया। अर्थात जो सही है बातें, परंपरा जो सही है उसका तो समर्थन किया और जो रूढ़ियाँ गलत है उनका विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता यानी जल्दी आराम से समझ में आ जाने वाला, परिनिष्ठता यानी शुद्धता के गुण झलकते हैं। इनकी रचनाएं जो हैं मौलिक रचनाएं, अर्थात इन्होंने स्वयं लिखी है जो वो है काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कलाप, ये सभी काव्य में लिखी गई है। और अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, ये गद्य में लिखी गई है। अब अनुदित रचनाएं विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी, ये पद्य में लिखी गई हैं। और भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बैंकन विचार, रत्नावली और स्वाधीनता, ये सभी गद्य में लिखी है, लेकिन ये अनुवाद की गई है। अब पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध, ये ध्यान रखें, ये गद्य की निबंध विधा में लिखित है। द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य यानी चतुरता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। अर्थात कुछ पुरुष चाहते ही नहीं थे कि वो स्त्रियों को पढ़ाए। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन यानी परिवार के टुकड़े होना, बंटवारा होना एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानुसी यानी छोटी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। इसमें जो अलग अलग तर्क दिए गए हैं उनके माध्यम से वो पहले के तर्क जो चलते थे उनका वो काटा गया है।
साथ ही इसमें इन दक्यानुसी एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक बानगी प्रस्तुत करती है। बानगी यानी उदाहरण। अब इसके एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं हम। शब्दार्थ है दलीलें यानी तर्क, अपढ़ो यानी अनपढ़ो यानी निरक्षर, वेदांतवादिनी यानी वेदांत दर्शन पर बोलने वाली दर्शक ग्रंथ, जानकारी देने वाली पुस्तक, तर्क शास्त्रज्ञता, तर्कशास्त्र को जानना, खंडन यानी दूसरे के मत का युक्तिपूर्वक निराकरण करना, प्रगल्भ यानी प्रतिभावान, नामोल्लेख यानी नाम का उल्लेख करना, आदृत यानी आदर पाया या सम्मानित, विज्ञ यानी जानकार या विद्वान, ब्रह्मवादी यानी वेद पढ़ने या पढ़ाने वाला, दुराचार यानी बुरा आचरण या बुरा व्यवहार, सधर्मचरणी यानी पत्नी, कालकूट यानी जहर, पीयूष यानी मृत, दृष्टांत यानी उदाहरण, अल्पज्ञ यानी थोड़ा जानने वाला, प्राककालीन यानी प्राचीन समय की पुरानी, व्याभिचार यानी कुत्सित आचरण यानी बुरा आचरण, विक्षिप्त यानी पागल, बात व्यथित यानी बातों से दुखी होने वाले, ग्रहग्रस्त यानी पाप ग्रह से प्रभावित, किंचित यानी थोड़ा, दुर्वाक्य अर्थात निंदा करने वाला वाक्य, बुराई करने वाला वाक्य, परित्यक्त यानी पूरे तौर पर छोड़ा हुआ या परित्याग किया हुआ, मिथ्यावाद यानी झूठी बात, कलंकारोपण यानी दोष मढ़ना, निर्भर्सना यानी तिरस्कार या निंदा, फिर नीतिज्ञ यानी नीति जानने वाला, मुमानियत यानी रोक या मनाही, अभिज्ञता यानी जानकारी ज्ञान और अपकार यानी अहित। अब यहाँ से हम मूल पाठ पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। अर्थात वो ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आजकल ऐसे जो पढ़े लिखे लोग जो है वो स्वयं ही स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। ये क्या दलीलें देते हैं, देखिए उनकी दलीलें सुन लीजिए। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन यानी अच्छे कुल की स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई। अपढ़ यानी अनपढ़ लोग जैसे बातचीत करते हैं वैसी भाषा में बातें कराई हुई दिखाई गई है। इससे प्रमाणित होता है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी, होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। वो ये कहते हैं, ये तर्क देते हैं वो स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी, तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटुवाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। ये वो तर्क देते हैं जो वो स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहते। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है, ऐसे तर्क दिए जाते हैं। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। उपेक्षा यानी वह उनके और ध्यान ही नहीं दिया गया स्त्रियों की ओर। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना, प्राकृत भाषा, उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। यहाँ पर वह तर्क देकर बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सामान्य आपस में जब बातचीत करते थे उस समय, तो हो सकता है प्राकृत भाषा ही रही हो। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले अर्थात उनके शिष्य प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। त्रिपिटक उसी में लिखे गए प्राकृत भाषा में। कारण क्या है कि सामान्य लोग भी उसे पढ़ सकें और उसको समझ सकें। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षितों होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक उस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है, क्योंकि वह बिल्कुल ही हम उसी में ही बातचीत करते हैं। शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। संस्कृत सभी लोग नहीं जानते थे। उस समय चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों या स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। तो आज हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं और अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।